नमस्कार द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मोदी सरकार का सत्ता का अहंकार इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि जो लोग इस पूरी विचारधारा से लड़ रहे हैं, इस जहर से लड़ रहे हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ अभी फिलहाल जो वाकया पेश आया है वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में पिछले 13 साल से हिंदी पढ़ा रहे थे एड हॉक बेसिस पे, और उनको ये फरमान भेज दिया गया और कहा गया कि अब आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। किस तरह से इस पूरी विचारधारा, जो इतनी जहरीली विचारधारा है, पूरे भारत का जो एक बेसिक कैरेक्टर, बुनियादी चरित्र है, वो बदलने की कोशिश हो रही है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वहां बिना आरएसएस की अनुमति के किसी चपरासी की भर्ती भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में लक्ष्मण यादव जैसे लोग कितना ठहर पाते, कितना टिक पाते। लक्ष्मण यादव, स्वागत है आपका। लक्ष्मण यादव को कौन नहीं जानता, फिलहाल आप उनका चेहरा पहचानते हैं। वो खुद अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और लक्ष्मण यादव पढ़ाते हिंदी जरूर थे, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि तमाम तरह के जो प्रगतिशील विचार हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उन सब से नाता रखते थे। और जब भी उन्हें लगता था कि किसी चीज का विरोध होना चाहिए तो राजनीतिक विरोध करते रहे। आपने मेरे कार्यक्रम पर भी कई बार उनको देखा देखा होगा। और वो सिर्फ एक टीचर, एक अध्यापक की हैसियत नहीं, बल्कि मैं कहूंगी एक तरह के एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर उभर रहे थे। खासकर जो पिछड़े समुदायों की जो राजनीति है और इस वक्त में उनके विचारों को जिस तरह से पेश करना है, हिंदुत्व की इस पूरी राजनीति के बीच पिछड़ों के मुद्दों को जिस तरह से धूमिल किया जा रहा था, उसको बार बार लक्ष्मण यादव उठा रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए, अपने चैनल के जरिए, जो भी प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहा था, पब्लिक सभाओं में मैं देख रही थी उनको बुलाया जा रहा था खास मेहमान की तरह। लक्ष्मण यादव, पहले तो बताइए कहानी ये हुआ क्यों? 13 साल से आप एडहॉक पे पढ़ा रहे थे, अचानक क्या आपको पता था ये हो जाएगा? और ये भी आपको बता दूं दर्शकों को कि ये सिर्फ 24 घंटे पहले की घटना है। जी, बहुत शुक्रिया आरफा जी। और निश्चित रूप से वो तारीख थी 1 सितंबर 2010, जब मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर मैंने ज्वाइन किया था। उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि वो एडहॉक का पूरा जो सिस्टम बना है वो केवल 4 महीने का होता है, और 4 महीने बाद उन्हें परमानेंट करने का क्लॉज है। कोई टीचर रिटायर हो गया, कोई वैकेंसी नई बन गई है, कोई छुट्टी पर गया, तो एडहॉक का एक प्रोविजन था। लेकिन उन्हें सैलरी पूरी मिलेगी, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा दिया जाएगा, और सारी चीजें उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती थी। तो हमें ये उम्मीद थी कि बहुत जल्दी हम परमानेंट हो जाया करेंगे। लेकिन वो 4-4 महीने का लेटर मिलता रहा। अभी तो 14वां साल मेरा चल रहा है, तो मेरे पास तकरीबन कई दर्जन तो मेरे ज्वाइनिंग लेटर हैं। तो एक तो ये बात है, ये इस सिस्टम का दुर्भाग्य है, जिसमें एक कमजोर नागरिक पैदा करने के लिए पहले कमजोर शिक्षक बनाया गया, ताकि इसे विश्व गुरु बनाया जा सके। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों तकरीबन 5,000 एडहॉक प्रोफेसर काम कर रहे थे। अब जब सब कुछ उनके अनुकूल हुआ, कुलपति, प्रिंसिपल, खुलेआम अब उनका कैडर नियुक्त होने के लायक हो गया, तो अब उन्होंने अपना कैडर भर दिया है। और उसी प्रक्रिया में मेरे कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज में परमानेंट का सिलेक्शन कमेटी बैठती है, मेरा इंटरव्यू होता है, मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो एपीआई होते हैं उनमें 100 में से 96 नंबर हैं। तो मेरे ऊपर शायद कोई नहीं आया था जो मेरे कॉलेज में इंटरव्यू देने आया हो, यानी शायद मेरा सबसे ज्यादा एपीआई स्कोर था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। मैं उसी कॉलेज में 14 साल से पढ़ाने वाला सबसे पुराना टीचर था। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने यूनानिमस डिसीजन लिया था कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको हम वहीं परमानेंट करेंगे। पिछले शिक्षा मंत्रियों ने, एचआरडी मिनिस्टर ने सदन में इसके बयान दिए थे कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को निकालेंगे नहीं, हम उन्हें वहीं परमानेंट करेंगे। इसके लिए हमने आंदोलन किए थे। और जब ये इंटरव्यू हुआ, तो आखिरी दिन जब सिलेक्शन कमेटी के लोग जब डिसीजन लेने बैठते हैं, तो असल में इंटरव्यू बोर्ड के पास पूरा वेटेज होता है कि वो अंतिम में केवल लिख दें एक पन्ने पर कि इस पोस्ट पर इनको नियुक्त कर दिया गया। क्यों नियुक्त किया, बाकी को क्यों नहीं कर रहे, किसी का स्कोर कितना है, ये कुछ लिखा नहीं जाता। इसका फायदा उठाते हुए उस सिलेक्शन कमेटी में जब ये बात होने लगी, तो पहली ही बात प्रिंसिपल, चेयरमैन और तमाम लोगों की तरफ से कि भाई इनको नहीं रखना है, इन्हें हटाना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्यों हटाना है, और मुझे हटा दिया गया। और मेरी जगह पर बहुत कम एपीआई स्कोर वाले एक ऐसे कैंडिडेट का किया गया है जिसका हायर एजुकेशन में टीचिंग एक्सपीरियंस 0 है। तो ये पूरी कहानी है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अगर आप मेरी किसी मेरिट पर निकालते मुझे, अगर आप किसी और वजह से निकालते,
तो मैं इसका विरोध शायद नहीं करता, किसी और जगह आके इंटरव्यू देना बैठने शुरू हो जाता। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि आपने शायद मैं आरएसएस का कैडर नहीं हूं इसलिए आपने निकाला, तो ये पूरा किस्सा है। इसलिए मैं इसका सवाल जानना चाहता हूं कि आपने क्यों निकाला, कौन सी ऐसी मिनिमम क्राइटेरिया थी जो हमने फुलफिल नहीं की। 14 साल हम 14 बैच पढ़ा चुके हैं, और अगर हम प्रोफेसर बनने लायक नहीं थे तो 14 साल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, इसका मतलब हमने उनका करियर खराब किया है, उनकी डिग्रियां खराब। लक्ष्मण जी मुझे ये बताइए फिलहाल कि तकनीकी रूप से क्या कॉलेज और जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, क्या वो तकनीकी रूप से कानूनी रूप से ये बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए कि इतने हाई स्कोर के बावजूद तमाम तरह के जो कायदे कानून दिशा निर्देश उनको ताक पर रखकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो सवाल का पहला हिस्सा ये है कि क्या वो कानूनी रूप से तकनीकी रूप से बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए? दूसरी बड़ी बात कि क्या आपके पास रास्ता ये भी है कि आप अदालत का कानून का सहारा लें? कानूनन जो क्लॉज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन प्रोसेस का हो, चाहे वो यूजीसी का हो, यूनिवर्सिटी और यूजीसी ने असल में किया ये है कि उन्होंने 100% वेटेज सिलेक्शन कमेटी यानी इंटरव्यू बोर्ड को दे दिया है। यानी जो एपीआई इंडेक्स बनता है वो केवल कौन इंटरव्यू में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसका तय करने का है। हमने इसके भी लड़ाइयां लड़ी, कोर्ट में केसेस हैं, कई बार कोर्ट में इसका एक निर्देश भी आया कि आप 100% वेटेज सिलेक्शन कमेटी को मत दीजिए क्योंकि वो बायस्ड हो सकती है, और मेरे केस में वो बायस्ड दिख रही है। मैं एग्जाम्पल लेकर दे दूं, मिसाल के तौर पर बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पिछले दिनों हुई, वहां क्या होता था कि लगभग 85% वेटेज आपके एकेडमिक स्कोर, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके पब्लिकेशन को दिया जाता है। 15 नंबर का इंटरव्यू का नंबर है, और जब इंटरव्यू में कोई जाता है तो उसकी न तो पहचान सामने बोर्ड के सामने होती है, उन्हें कोड दिया जाता था ताकि कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी तरह से भेदभाव न कर सके। तो उस 15 नंबर में से कितना नंबर आप पाते हैं, और एकेडमिक पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस का नंबर 85 है, इन दोनों को जोड़ करके 100 नंबर पे मेरिट बनेगी। जो उस मेरिट में आएगा वो अपॉइंट होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने यहां इस तरह के कोई प्रावधान नहीं माने, इसलिए 100% वेटेज उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड को दे दिया, एक पन्ने पर लिख करके। और मेजॉरिटी के लोग, मान लीजिए 10 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, 10 में 6 अगर एक तरफ हैं तो उन 6 के साइन से वो हो गया। अब वो कारण उसमें नहीं लिखा होगा क्यों किसको रखा, क्यों किसको निकाला। मेरा हक लेकिन बनता है ना कि मैं पूछूं कि इतने एपीआई स्कोर पर अगर आपने मुझे नहीं रखा, एक्सपीरियंस 14 साल का इस पे नहीं रखा, मेरे गोल्ड मेडलिस्ट होने पर नहीं रखा, इन सारे, तो फिर किस आधार पर निकाला? तो ये मेरा हक है, लेकिन नियम में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बाध्य तो होना चाहिए, कम से कम नागरिक पूछ जी हाँ, सकता है। अभी फिलहाल वो तस्वीरें हम देखेंगे जो उनके कॉलेज से आ रही हैं लक्ष्मण यादव के, जहां इनके छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, तो उनके छात्रों को देख रहे हैं, आपके छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि लक्ष्मण सर को वापस लाना होगा, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ खासकर एक ऐसा जो छात्रों का समूह है जो आपकी पढ़ाने की जो काबिलियत है उससे काफी प्रभावित रहा होगा। 14 साल मायने रखते हैं, जैसा आपने कहा कि 14 बैच आपने लगा दिए, निकाले आपने, एक तरह का मैं कहूंगी एक इमोशनल कनेक्शन भी आपका अपने छात्रों से रहा होगा। लक्ष्मण जी मुझे ये बताइए फिलहाल कि क्या आपको इस तरह से निकाला जाना, आपको लगता है कि ये एक शिक्षा का और शिक्षक का अपमान है उस एक ऐसी फाशीवादी फाशिस्ट आइडियोलॉजी के सामने, जो मैं बता रही थी कि विश्वविद्यालयों से खबरें आ रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से खास करके बिना आरएसएस के वहां पर एक चपरासी की नियुक्ति और भर्ती भी नहीं हो रही है। जब आप 5,000 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उन 4,000 लोगों का, क्या उनमें ज्यादातर आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं? सबसे पहले अरफा जी की अपने विद्यार्थियों को इस तरह से अपने लिए आंदोलन करते हुए देखना मेरे लिए बहुत दुखद है। इस बात से मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, लेकिन ये हालात ऐसे बन गए। वो लगातार 3-4 दिन से धरना हो रहा है, और शायद ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे पहले बहुत सारे लोग निकाले गए
उनके भी विद्यार्थी बहुत उदास हुए। बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस विश्वविद्यालय से बाहर किए गए हैं। शायद उनका टैलेंट वहां मात खा गया जहां वो किसी शाखा के हिस्सेदार नहीं थे। मेरे केस में ये खुलेआम था, तो उनके सामने था। और मेरे विद्यार्थियों का ये मेरे प्रति प्रेम है कि वो शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वो लगातार वहां धरना कर रहे हैं। ये दुखद है। ये दूसरा मामला ये कि ये तो अब खुलेआम हो रहा है। मैंने इसीलिए ये कदम उठाया। मेरे सामने एक विकल्प था आरफा जी कि मैं चुप रहता, मैं किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ाने चला जाता, मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चला जाता। मैं 14 साल मैंने जब एमए करने के 21.5 साल की उम्र में मुझे ये नौकरी मिल गई थी। असल में जाकिर हुसैन कॉलेज ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है। मेरे दिल में ये विश्वविद्यालय हैं, इसलिए हम अपने इन विश्वविद्यालयों की वजह से बने हैं। इसे छोड़ना हमारे लिए, इससे बड़ा दुख हमारे लिए नहीं हो सकता। आपके सपने को आपसे छीन लिया गया, कक्षाओं को छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि हम शायद उस विचारधारा के खिलाफ थे जिसका कब्जा विश्वविद्यालय में हो गया है। मैं तो सवाल करना चाहता हूं ना कि मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्या आरएसएस का पदाधिकारी है कि नहीं है? इसका जवाब दे। क्या इस विश्वविद्यालय के चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी क्या आरएसएस के कैडर हैं कि नहीं? क्या वो पदाधिकारी हैं कि नहीं? क्या एबीवीपी के कैडर को ला करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा? क्या अपने रिश्तेदारों को इस दिल्ली विश्वविद्यालय में सेटिंग गेटिंग करके वहां नौकरी नहीं दी जा रही? और लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। इसका जवाब तो विश्वविद्यालय को देना चाहिए। आप हमसे कहेंगे कि आप सबूत दीजिए, तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो खबरें आपकी साख गिर रही है। आप एक विश्वविद्यालय जिसका नाम विश्वविद्यालय होता है, ग्लोबल नॉलेज के ये अड्डे होते हैं, आप पूरा देश बर्बाद करने के लिए विश्वविद्यालयों को इस कदर एक शाखा का कैडर बनाना चाहते हैं। और जो आपकी शाखा का व्यक्ति नहीं है, मेरे कॉलेज के मेरे कलीग ने कहा कि घर में रह के घर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्या ये आरएसएस का घर है? अगर मैं कभी कॉलेज में, मेरे 14 साल के करियर में एक कंप्लेन मेरे खिलाफ नहीं है। मेरी क्लासेस में से फीडबैक लिया गया तो विद्यार्थियों ने कहा कि ये सबसे अच्छे टीचर हैं। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने। फिर बाहर क्यों किया? क्योंकि घर आपने उसे अपना आरएसएस का अड्डा बना लिया है और हम इसके खिलाफ हैं। हमारे पास अपना एक विचार है जो इसी अकेडमिया ने हमें दिया है, सही को सही और गलत को गलत कहने का। और इसी की सजा ये मिली है कि हम, चूंकि मेरे लहजे में जी हजूर ना था और कोई मेरा कसूर ना था, तो इसलिए बिल्कुल खुला खेल है और विश्वविद्यालय की साख दाव पर है। विश्वविद्यालय बताए कि क्या डीयू और जेएनयू में शाखा की परेड नहीं हो रही? क्या रोज शाम को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, खुलेआम क्या नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर नौकरी चाहिए तो तुम इस जिले का प्रभार ले लो, तुम वहां आरएसएस के प्रचारक बन जाओ? तमाम देश के प्रगतिशील लोग, तमाम सेकुलर लोग, तमाम वे लोग जो हमसे आकर कहते हैं कि भैया क्या करें, नौकरी चाहिए इसलिए हम शाखा में जा रहे हैं। ये तो साख बर्बाद हो गई विश्वविद्यालय की। सिलेबस बनाया गया चंद मिनटों में, नई शिक्षा नीति पास कर दी गई, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया। फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस यहां खुलेंगे और यहां कैंपस की फीस 400% बढ़ा दी जाएगी। गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे अब इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। अगर यही सब हमने बोला तो आपने हमें नौकरी से निकाल दिया, तो साहब ये तो हमारे लिए तमगा है। आप हमारी क्लास छीन सकते हैं, हम तो सोशल मीडिया पे बैठ के क्लास लेंगे और हम पढ़ाएंगे। अगर नौकरी चाहिए तो शाखा में जाओ। इससे ज्यादा इस तमाम जो हालात से हम दो चार हो रहे हैं, और ज्यादा इस बात को क्या कहा जाएगा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो पूरी हिंदी पट्टी है, अब इसमें पूरी की पूरी हिंदी पट्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो भगवा लहराया है, अब लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ऐसा बचेगा नहीं जहां ऐसी विचारधारा के लोग, जो भगवा विचारधारा को पसंद नहीं करते या भारत के लिए नुकसानदेह मानते हैं, उनको कोई नौकरी बाकी रह जाए। आपकी जिस लचक का आपने जिक्र किया, मैं देख रही थी हमारे उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिल रहे थे और जिस तरह से झुक के वो बात कर रहे थे, किसी ने कमेंट किया, किसी ने सैटायर किया कि जो लचक और जो जितनी नजाकत नजर आ रही है उनके अंदर, लगता है कि एक पद और ऊपर जाएंगे उपराष्ट्रपति। उन्हें बड़ा बुरा लगा उपराष्ट्रपति जी को और उन्होंने ये कहा कि मेरे अंदर तो ये इस तरह का, एक तरह से मैं एक हम्बल व्यक्ति हूँ, मेरी तो ये आदत है कि मैं झुक के बात करता हूँ, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा सा झुकाव आ जाता, जरा सा आप अपनी हड्डी को थोड़ा सा
जरा मोड़ लेते तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते इस कार्यक्रम में। आज आप भी एक बड़े आइडियोलॉग की तरह बता रहे होते कि देश को जो राष्ट्र और राष्ट्र को राह दिखाने का अगला काम वो भगवा के रास्ते से ही होके गुजरता है। मैं बहुत ही इस बात का सम्मान करती हूँ और आपको सलाम करती हूँ कि आप नहीं झुके और आपको ये अंदाजा रहा था। क्या ये बात सच है कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको आशंका और अंदाजा दोनों रहा था कि आप खुल के बोल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं और ये दिन आ सकता है? असल में जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, हम अपनी कक्षाओं को जैसा खूबसूरत देखना चाहते हैं, वो तब तक संभव ही नहीं है अगर उस कक्षाओं के बाहर की दुनिया खूबसूरत नहीं होगी। हम डाइवर्सिटी की बात अगर करते हैं, तो मेरी क्लासरूम में भी डाइवर्सिटी हो, तो मेरे समाज में भी हो। सबको सच बोलने की अगर ताकत हम देने की बात करते हैं, शिक्षा करती क्या है? बाबा साहब कहते थे कि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो असल में जैसा हम होना चाहते हैं, उसके बाहर की दुनिया अगर वैसी नहीं है, तो नागरिक बोध के नाते हम बाहर भी बोलते हैं और हम अपनी कक्षा में शिक्षक के रूप में होते हैं। तो असल में जब हम बाहर बोल रहे थे जिनके खिलाफ, हमें ये उम्मीद थी कि आज इस विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर टीवी पर जब बैठता है, तो मुसलमानों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, जाति जनगणना के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, फिर भी विश्वविद्यालय के लोग उसको कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण यादव अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर संविधान की बात करे, सामाजिक न्याय की बात करे, प्रेम मोहब्बत की बात करे, तो उसको कहा गया कि वो राजनीति कर रहा है। वो जबकि हमारे ऊपर विश्वविद्यालय का कोई नियम कानून लागू भी नहीं होता कि हम बाहर नहीं बोल सकते। असल में हम सरकारी मुलाजिम भी नहीं होते, हम अपने ट्रस्ट, अपनी गवर्निंग बॉडी के एम्प्लॉई हैं। तो हमने तो कोई नियम कानून तोड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, हम जिस विचार की बात कर रहे थे उसके तहत हमें अंदाजा था कि अगर हमारा दोस्त उमर खालिद आज जेल में है, हमारा प्रोफेसर हनी बाबू आज जेल में है, तमाम पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे और तमाम चीजें चल रही हैं, तो शायद नंबर हमारा आएगा। इसलिए अंदाजा था। लेकिन हमें इस बात का यकीन था कि विश्वविद्यालय तो इन सबसे ऊपर की चीज होते हैं ना, विश्वविद्यालय नियम कानून से चलते हैं ना, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर हम पूरी कर रहे हैं, अगर हम उनकी शर्तों के हिसाब से एक बेहतर शिक्षक 14 साल से बने हैं, तो जब परमानेंट करने का मौका आएगा तो वो हमें बाहर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हम उनका विचार नहीं मानते। तो फिर विश्वविद्यालय किस बात के रहे? इसलिए मुझे अंदाजा तो था, लेकिन वो जो यकीन मेरा था मेरिट के ऊपर, वो यकीन जो था निष्पक्षता के ऊपर, वो यकीन टूट गया। और इसलिए मुझे दुख है और इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे सामने आज भी विकल्प है। मेरे चाहने वालों ने समझाया कि तुम मत बोलना, तुम्हारा करियर एकदम खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें कभी नौकरी कहीं नहीं दी जाएगी, क्योंकि इतना सच नहीं बोला जाता कि लोगों को बुरा लग जाए। मगर हमने कहा, वो फहमीदा रियाज की एक कविता मैं पढ़ देना चाहता हूं आखिर में। छोटी सी नज्म है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने इसलिए चुना कि हम अगर गलत नहीं है तो हम डरें क्यों, हम खामोश क्यों रहें। इसलिए अंदाजा तो था, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी परिंदे से उसका आशियाना नहीं छीनना चाहिए, केवल इसलिए कि उसके पास पंख है। अगर पंख है तो वो उड़ेगा, बोलेगा। लेकिन हाँ, अब ये लड़ाई निजी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उच्च शिक्षा को बचाने की लड़ाई तक जाएगी। हमारे जैसे तमाम लोग निकाले गए। अभी रामजस कॉलेज में 10 में से 8 एडहॉक प्रोफेसर निकाल दिए गए। आईपी कॉलेज में से हमारे कई मित्र जो मेरिटोरियस हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आज उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही, और जो शाखा से आ रहा है शाम को सुबह ज्वाइनिंग कर रहा है। तो इसके खिलाफ वो लोग नहीं बोल रहे, तो कम से कम मैं तो बोलूं। और मेरे मिजाज में है, मैं अगर भगत सिंह अम्बेडकर की बात करता हूं तो कम से कम मैं भी नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं आरफा जी। और इस लड़ाई को हमें शिक्षा और विश्वविद्यालय के बचाने की लड़ाई तक ले जाएंगे, ताकि एकदम से बर्बाद होंगे ना, तो असल में यही विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है, इसलिए बचाने के लिए तो बोलेंगे। जी शुक्रिया। फहमीदा रियाज को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए एक तरह से, बिल्कुल, कि उन्होंने ये भी कविता कही थी, अगर आपको याद हो, कि तुम भी हम जैसे निकले, जब पाकिस्तानियों से मुकाबला कर रही थी तो वो कह रही थी कि कैसे भारत पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन अब तो उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आपने जो ये कविता पढ़ के सुनाई कि जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, इतना कमिटमेंट, इतना समर्पण, ऐसे लोग जो इतना खूबसूरत सोचते हैं, इतना खूबसूरत बोलते हैं, हमारे छात्र ये डिजर्व करते हैं कि उनसे पढ़ाई की जाए, कि
उनको अपना प्रेरणा का स्रोत माने। एक तरफ मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ विचार है, उनके अंदर कोई सूचना नहीं है। और मैं इसीलिए देखती हूँ कि ये पूरा जो फाशीवाद है, इसकी स्थापना और एक हिंदू राष्ट्र की पूरी स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सूचना के तमाम स्रोतों पर कब्जा ना किया जा सके। और इसीलिए आप ये देखिए कि जो हमारे आज के पत्रकार हैं, इनको हिंदू राष्ट्र के फुट सोल्जर के तौर पे तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ लगता है कि अभी खाकी निक्कर पहनना बाकी है और लाठी लेके निकल जाएंगे ये भी। इसी तरीके से जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी इस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है। लक्ष्मण यादव, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस सरकार की, मोदी सरकार के लिए सबसे पहला जो राजनीतिक विरोध है, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, वो यूनिवर्सिटी से आया। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2015 में कन्हैया कुमार और उमर खालिद और उस वक्त की शहला रशीद भी थी, जो आज की कुछ और बन चुकी हैं। खैर, इन दोनों का जिक्र तो कम से कम कर ही लिया जाए। तो इन्होंने पहला रेजिस्टेंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने निकाला और जेएनयू से तमाम शुरुआत हुई। आपको लगता है कि संघ को ये अच्छे तरीके से मालूम है, बीजेपी को मालूम है, नरेंद्र मोदी को मालूम है कि पत्रकारों पर कब्जे के साथ साथ तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पर कब्जे के साथ साथ अगर हमें जहनों पे कब्जा करना है भारतीयों की, तो इसके लिए आपके जैसे टीचर्स को बाहर निकालना जरूरी होगा? असल में ये है ही इसी रवैये का ये कदम उठाया गया है, क्योंकि कई बार जब एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो दरअसल चुना ऐसे जाता है कि जो एक व्यक्ति मात्र नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव बाहर जाकर के संविधान की बात करता हूं, लोगों को जगाता हूं, ये कहता हूं कि भाई आरएसएस और बीजेपी कैसे शिक्षा विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो उनको हर उस शख्स से खतरा है जो लोगों को जागने की बात करता है। तो वो कबीर का एक दोहा है ना कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं कहता हूं जागत रही हो, तू कहता है सोई रे। तो ये जो जगाने वाली बात है, इससे वो टारगेट करते हैं कि एक जगह अगर एक को हम चुप करा दिए तो इसके खामोश हो जाने पर अनगिनत लोग डर जाएंगे। एक लक्ष्मण यादव को इस तरह से निकाल दिया जाएगा तो जाने कितने दलित पिछड़े घरों से आए हुए नौजवान, गरीब किसान, मजलूम और गांवों से आए हुए नौजवान इसलिए कभी विश्वविद्यालय में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो उनका हश्र लक्ष्मण यादव की तरह कर दिया जाएगा। कोई एडहॉक टीचर अब कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर बोलेगा तो लक्ष्मण यादव की तरह 14 साल बाद निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये इस नियत से किया जाता है, मगर उन्हें ये पता नहीं है शायद कि आप जेएनयू का हमला किया आपने, तो आज आप ताकत में है तो जेएनयू का रंग बदल देंगे, आप ताकत में है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना कैडर भर देंगे। लेकिन इससे लड़ाइयां हजारों साल पुरानी हैं और हजारों साल आगे तक जाएंगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये कारवां है, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार तानाशाही एक प्रवृत्ति है। वो चाहती है कि कुछ लोगों को चेहरा बनाकर, रवीश कुमार को निकाला गया, वायर पर ईडी की रेड डाली गई, ये किया गया, वो किया गया। काम तो काम है, हम न्याय के पक्ष में हैं तो हम अपना काम करेंगे। मैं अपने कमरे से बैठकर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मेरी आवाज चुप नहीं करा पाएंगे। अगर मैं डर गया तो शायद मेरे बात कोई नहीं बोलेगा। विश्वविद्यालय गुलाम शिक्षकों की फौज बन जाएंगे और गुलाम शिक्षक पैदा करके कुछ लोग, इस मुल्क के हुक्मरान चाहते हैं कि विश्व गुरु बन जाएं। हम चाहते हैं कि हाँ, हम विश्व गुरु बने, लेकिन हम रीढ़ वाले गुरु पहले बन जाएं। बिना रीढ़ के हमें ये कबूल नहीं। इसलिए बिल्कुल ठीक है, वो प्रतिरोध शुरुआती विश्वविद्यालयों से था, वो बरकरार रहेगा। कलम और किताब तो आजाद करती है और हम उस आजादी को यूं ही नहीं जाने देंगे। जी, और ये चाहते हैं कि जो हमारा शब्दों से, लिखे हुए और बोले हुए शब्दों से जो हमारा नाता है, उसको तोड़ दिया जाए। लक्ष्मण यादव, यहाँ पर बिल्कुल सही समय है इस बात को उठाने का भी कि जो दलित, बहुजन, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, महिलाएं हैं खासकर, इन सब के मुद्दों को जो गौण किया गया। पहले लगता था कि सरकारों को डर लगता था कि लक्ष्मण यादव एक ऐसा चेहरा है, मैं आपको बांधना नहीं चाहती किसी बॉक्स में, लेकिन ये कहने में मैं झिझकूंगी नहीं कि जब लक्ष्मण यादव सामने आते हैं तो बहुत सारे जो पिछड़े हैं वो सोचते हैं कि हम भी लक्ष्मण यादव बन सकते हैं, और एक तरह का प्रतिनिधित्व होता है पिछड़ों का आपकी पहचान की वजह से। वो अलग बात है कि किसी भी पहचान के लोग आप में अपना आईना ढूंढ सकते हैं, लेकिन खासकर पहले सरकारों को डर लगता था कि, देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को डर लगता था कि अगर लक्ष्मण यादव को हम छेड़ेंगे, उनके साथ हम कुछ बुरा सलूक करेंगे तो पिछड़े हमसे नाराज हो जाएंगे। इस सरकार को ये डर भी नहीं लगता?
कई बार वो टेस्ट करते हैं। वो कोरोना में जब ताली वाली बजवा रहे थे तो टेस्ट कर रहे थे कि अभी मूर्खता का लेवल कितना है, तो वो देखा कि बहुत बड़ा वो है। फिलहाल मुझे लगता है कि यह भी एक टेस्टिंग है, और ये इम्तिहान मेरे धैर्य और साहस का भी है। ये इम्तिहान मुझे चाहने वाले लोगों का भी। अनगिनत लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर फेसबुक पर अब तक हजारों ट्वीट हो चुके हैं। लेकिन अगर वो मुझे डराने में कामयाब हो गए तो शायद फिर वो इस बात में खुश हो जाएंगे कि ओबीसी को एक झूठे ओबीसी के द्वारा बरगलाया जा सकता है। लेकिन अगर मेरा समाज गरीब कमजोर मजलूम लोगों को, जैसे मेरे बड़े पिताजी ने कहा मुझसे कि तेरे पास हुनर था तो तू अपना हुनर कायम साबित कर चुका है, तू 14 साल पढ़ा चुका है इस विश्वविद्यालय में, अब तो तुझे निकाल रहे हैं, तो वो तो तुम्हारे इस विचार की वजह से कि तू बिका नहीं, डरा नहीं। तो जिस दिन मेरे बड़े पिताजी ने ये बात बोल दी, उस दिन मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। और अगर मैं निडर होकर के इस आवाज को बुलंद कर पाया तो मुझे यकीन है कि मेरा समाज यह समझेगा। 90 के बाद तो पहली बार इन विश्वविद्यालयों में वंचित शोषित गरीब मजलूम किसान मजदूर के बच्चे पढ़ना शुरू किए, प्रोफेसर बनना शुरू किए। और ये लोग 13 पॉइंट रोस्टर लाने वाले लोग, ये थर्ड अमेंडमेंट ला करके सबकी नौकरी छीनने वाले लोग, ये नई शिक्षा नीति ला करके पूरे शिक्षा को निजी हाथों में बेचने वाले लोग, फीस महंगी करने वाले लोग, अब ये चाहते हैं कि ऐसे लोग ना हो। इसलिए मैं आरफा जी ये अभी समाज के ऊपर छोड़ता हूं कि समाज इसका कितना रिएक्ट करता है। अगर इसे जन आंदोलन में तब्दील कर दिया गया तो निश्चित रूप से वो जो तानाशाह, वो जो जालिमों ने यह कदम उठाया है, मुझे लगता है कि उन पर भारी पड़ेगा। कई बार इसलिए इम्तिहान समाज का भी होता है कि वो अपने साहसी लोगों से, न्याय के पक्ष में खड़े वाले लोगों से कितना राफ्ता रखता है, वो कितना उसके पक्ष में खड़ा होता है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो वो तो कहते थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका इम्तिहान अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से इस मुल्क के लोग समझेंगे कि गरीब कमजोर मजलूम दिल्ली विश्वविद्यालय न होता तो मैं यहां नहीं होता। इसलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय बचाने के लिए लड़ूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मैं जानते हुए कि 400% जब फीस बढ़ाई गई तो जो विद्यार्थी लड़े वो जेल में डाल दिए गए। इसलिए हम लड़ेंगे और बोलेंगे। समाज का इम्तिहान है कि समाज कितना हमारे साथ खड़ा होता है। बहुत मुश्किल इम्तिहान आप ले रहे हैं। हम तो देखते हैं कि समाज की सहने की जो ताकत है, जो सहनशीलता है, वो इतनी है कि हमने देखा कोविड में किस तरह से लाखों लोग मर गए। जो WHO है वो कहता है 50 लाख लोग से ज्यादा मर गए। उसके बावजूद भी देखिए उसी पार्टी को दोबारा चुनकर भेज रहे हैं। तो मुझे समाज पर आपका बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं भी गांव मोहल्लों में गलियों में जाके लोगों से बातचीत करती हूँ, वायर के लिए तमाम वीडियो टेस्टिमनीज जुटाती हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि समाज को, मुझे लगता है, बहुत वक्त लगेगा। अच्छा लग रहा है कि आपको इतना विश्वास है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं। और आपके जैसे लोग, आप तो चलिए हाई प्रोफाइल आदमी थे, यहाँ इंटरव्यू के लिए आप आ गए, लेकिन ऐसा तो छोटे मोटे कॉलेजों में हो रहा होगा, ऐसा तो कस्बों में हो रहा होगा, ऐसे शहरों में हो रहा होगा। हमारे ऐसे नायक, ऐसे हीरोज होंगे जिनकी कहानियों पर, और जो शहीद हो गए, लेकिन उनके लिए रोने वाला कोई बचा नहीं। आपके लिए तो हजारों ट्वीट हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन उनके लिए तो रोने वाला कोई नहीं है। वो आपको देखकर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में मैं कल थी और यवतमाल में थी, महाराष्ट्र में यवतमाल में, वहां उस कार्यक्रम के दौरान 2 लोग मेरे पास उठ के आए और बताने लगे कि लक्ष्मण यादव जी के साथ ये हो गया है। तो आप एक हाई प्रोफाइल आदमी हैं, आपने अपने को स्थापित कर लिया है एक तरह के पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां भी लोग नहीं जानते। अब बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शुरुआत से ही मैंने कहा कि ये लड़ाई केवल किसी किसी डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। मेरे पास तो वाकई प्रिविलेज है, मैं इतना साहस कर पाया क्योंकि शायद मैंने लोगों के बीच उनके दिल में इतनी जगह बना ली थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा क्या बिगड़ेगा, एक नौकरी जाएगी, कुछ दिन आर्थिक तंगी होगी और सब चीजें होंगी, मेरा करियर खराब होगा, लेकिन शायद कुछ और बेहतर हो पाएगा। लेकिन मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये निजी लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है। और ये वैचारिक लड़ाई इसलिए है क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय में जाने कितने लोग निकाले गए हैं और निकाले जा रहे हैं। मेरे अपने कॉलेज में एक हमारी साथी थी जो चुपचाप आके क्लास लेती थी, स्टाफ रूम में चुपचाप बैठी रहती थी, और फिलोसफी डिपार्टमेंट से उसको भी एक झटके में निकाल दिया गया। वो सिलेक्शन कमेटी के लोग यूं बैठते हैं कि साहब ये 5 पोस्ट है, 5 में से 4 नाम तो ये रहे, इस पे साइन करिए। अच्छा आपने साइन नहीं किया, डाइसेंट देके चले जाइए। ये कौन सी सिलेक्शन प्रणाली है? और जितने लोग इसके शिकार हुए हैं, आईपी कॉलेज, वहां से हमारे साथी निकाले गए।
बस मैंने शुरू में भी ये कहा कि वो लोग असल में करियर खराब ना हो। बहुत सारे लोग पहली पीढ़ी के हैं और आपने बिल्कुल सही सवाल किया, अगर ये करियर छिन जाएगा तो उनका घर चलना मुश्किल होगा। मेरे दोस्त ऐसे तमाम लोग हैं। हमारे हिंदू कॉलेज का एक साथी समरवीर, उसने आत्महत्या कर ली जब उसे निकाला गया उसके चंद दिनों बाद। कई साल पढ़ाने के बाद समरवीर ने सुसाइड कर लिया। मैं उसे सांस्थानिक हत्या कहता हूं। हमारे लोग जिनके बीवी बच्चे हैं, लोन पे घर ले लिया है, ईएमआई चल रही है और एक झटके में उनकी नौकरी छीन ली गई। तो ऐसे लोगों के पास, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि वो लोग आगे भविष्य खत्म ना हो जाए इसलिए बोलते नहीं है। इसलिए शायद उन सब के हिस्से का मैं बोलने आया हूं। और शायद मेरे पास जो थोड़ा सा प्रिविलेज है कि मेरी बात लोग सुनते हैं, तो मैं वो उन्हें सुनाने आया हूं कि देखिए, मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया, अब मुझे इस एकेडमिया में नौकरी नहीं मिलने वाली। मैंने ये दुस्साहस कर लिया, लेकिन शायद मेरे बाद कोई और ना निकाला जाए, शायद किसी और का घर ना उजड़े, शायद दिल्ली विश्वविद्यालय सबक ले, शायद दिल्ली विश्वविद्यालय इस नियम को बदले। आपने एक सवाल में पूछा था कि क्या कोर्ट जाएंगे, हम उसके लिए भी बात कर रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे और ये तलाश करने जाएंगे कि इसका कोई रास्ता निकले, कि किसी का करियर, हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा यहां देते हैं। हम हजार ऑप्शन, जो हमारी संभावनाएं हैं करियर की, वो छोड़ करके एक करियर चुनते हैं। और अगर कोई 14 साल 20 साल पढ़ा दिया, उसके बाद आपने निकाल दिया, तो वो कहां जाकर के कौन सी नौकरी करेगा। इसलिए बहुत गहरा सवाल है। इसलिए ये लड़ाई केवल किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, ये पूरी हायर एजुकेशन को बचाने की लड़ाई है। उन पहली पीढ़ी के लोग जो विश्वविद्यालयों तक आए, गरीब, कमजोर, मजलूम, जो पहली बार प्रोफेसर बने, उन सब के हिस्से की लड़ाई है। और इसलिए मैं एक लार्जर एस्पेक्ट में देख करके कह रहा हूं कि अगर ये जन आंदोलन नहीं बना, तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी नहीं माफ करेंगी और खुद भी इन लोगों को नहीं माफ करेंगी कि तुम्हारे सामने जब कुछ लोग लड़ने के लिए आए, तो तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया। अब देखना है कि ये कितना साथ देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण यादव जी, और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपको ये मैं कहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ आपके संघर्ष में, कि जब दलित, पिछड़े, बहुजन, अल्पसंख्यक, जब उनके साथ इस तरह से हमला हो रहा हो, खासकर वो लोग जो उनके प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर उभर रहे हो, ऐसे में कि पूरे के पूरे वो समाज अपने आप को एक तरह से डिमोरलाइज या हताश महसूस करते हैं कि हमारे लक्ष्मण यादव को हटा दिया, हमारे जैसे व्यक्ति को हटा दिया। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आपके यहाँ पर खुल के बोलने से उस समाज में एक तरह का हौसला फिर से बुलंद होगा और वो ये सोचेंगे कि ये लड़ाई छोटी, एक तरह से मैं कहूंगी बैटल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो हार गए, लेकिन लंबी जंग की तैयारी करनी जरूरी है। वो जंग जिसमें भारत को वाकई संविधान के हिसाब से बराबरी से तमाम नागरिकों को रखा जा सके और आपके जैसे लोगों को ये दिन न देखना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं साथ साथ। बहुत धन्यवाद आपका।